हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आज संडे का दिन पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स का सुपर संडे रहा। घायल होने के 4 दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज फिर से कैंपेन शुरू किया। हालांकि पैर पर प्लास्टर लगे होने से वो व्हीलचेयर पर नजर आई। व्हीलचेयर से ही ममता ने कोलकाता में पहला रोड शो भी किया। हाजरा में पब्लिक मीटिंग की। पब्लिक मीटिंग में ममता बनर्जी का अंदाज बिल्कुल अलग था। एग्रेसिव स्पीच देती हैं ममता बनर्जी अक्सर, लेकिन आज काफी इमोशनल नजर आई। उन्होंने अपनी चोट की बात की, दर्द की बात की, फिर इस दर्द को बंगाल के लोगों से जोड़ दिया। चोटिल होने के बाद ममता बनर्जी ज्यादा खतरनाक हो गई हैं, इसलिए बीजेपी ने भी बंगाल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के गढ़ खड़गपुर में रोड शो करने की तैयारी की है। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी हर दांव खेल रही है। आज बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी की और इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी मैदान में उतारा। यानी बीजेपी बंगाल की लड़ाई हल्के में नहीं ले रही। और यही हमारा आज का विषय है कि क्या अब ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र में हमारे साथ बात करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। उनका मैं परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी की प्रवक्ता श्रीरूपा मित्रा चौधरी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता शुद्धो बनर्जी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीरूपा जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आज एकदम नए अंदाज में ममता बनर्जी नजर आई हैं और जैसा कि आप लोगों को लग ही रहा था कि वो व्हील चेयर पर निकलेंगी, वैसा ही उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कह दी कि घायल शेर जो होता है, वो जो स्वस्थ शेर है उससे ज्यादा खतरनाक होता है। देखिए, पीसी और भाईपो की प्रेजेंटेशन जैसे पहले रहा, स्टेज में उतार बड़े से बड़े देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी उन्होंने गालियां दी। लेकिन आज दीदी को इमोशनल देख रही हैं। उसका कारण ऐसा है कि पहले तो दुर्घटना घटी, उनको चोट आई, बट चोट से वोट की राजनीति नहीं हो सकती है। बंगाल की जनता वो चाहती है परिवर्तन, बंगाल की जनता वो चाहती है विकास, और बंगाल की जनता चाहती है कि किसी तरह से मोदी सरकार यहां पे प्रतिष्ठा हो, बंगाल में कमल खिले। माननीय मोदी जी ने कहा था, कीचड़ के अंदर जो कीचड़ आज पीसी ने बनाया है, भाईपो ने बनाया है, उस कीचड़ के अंदर कमल हम आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे। जी जी, आप बोलिए, अब आ रही है आवाज आपकी। लगता है बंगाल की जनता की ये मंजूर नहीं है। बंगाल की जनता ये नहीं चाहती है कि किसी तरह से इस चुनाव में परिवर्तन आना चाहिए, मोदी जी का सरकार बनना चाहिए और कमल खिलना चाहिए। और माननीय मोदी जी ने कहा था कि कीचड़ के अंदर जो ममता जी ने जो कीचड़ क्रिएट किया है, उसी के अंदर कमल खिल रही है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। लेकिन आज वो इमोशनल इसलिए हो रही है क्योंकि आपको मालूम चल गया कि आपकी जमीन खिसक रही है, आपके जमीन के नीचे अब कुछ नहीं है दीदी जी को। चलिए अब एक एक करके मैं सबके पास जाता हूं, फिर हम इस डिबेट को खोलेंगे। संजय शर्मा जी, जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है दीदी को, इसलिए वो इमोशनल कार्ड कर रही है। बहुत सारे ट्वीट्स अगर मैं आज देखूं बीजेपी की तरफ से आए कि चोट के जरिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही थी दीदी और ये दांव उल्टा पड़ गया। किसी ने कहा कि कार का दरवाजा जो है वो कब से कार्यकर्ता बन गया। तो इस तरह के तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं और जैसा कि अभी श्री रूपा जी कह रही हैं, वो तो ये कह रही हैं कि जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है दीदी को। देखिए, श्री रूपा जी और उनकी पार्टी की पीड़ा हम समझ सकते हैं, बंगाल की जनता भली भांति समझ सकते हैं। यदि इतना ही इनकी सोच है, यदि इतने ही ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं, तो इन लोगों ने अभी तक अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। आज भी इन्होंने 4थे फेज तक की लिस्ट जारी की है और ये अभी तक और इंतजार कर रहे हैं कि टीएमसी का और कौन सा नेता टूटे, टीएमसी के और किस नेता को टिकट न मिले और हम उसको टिकट दें। एक विडंबना देखिए, 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद चूंकि सम्माननीय आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी 75 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हो चुके थे और आदरणीय मुरली मनोहर जी जोशी 75 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हो चुके थे, उनको इन लोगों ने लोकसभा में आने नहीं दिया। उनको कोई प्रशासनिक पद
उसमें वो लोग लेकर नहीं आए। देश की जनता को लगता था आडवाणी जी ने इतना त्याग तपस्या भाजपा के लिए की है तो एक बार उनको राष्ट्रपति भाजपा बनाएगी, उनको नहीं बनाया। तर्क ये दिया कि 75 वर्ष से ज्यादा की उम्र के लोगों को हम कोई ऐसे पोस्ट में नहीं देंगे, मार्गदर्शन मंडल में दाखिल देंगे। आज इन्होंने जो लिस्ट जारी की है उसमें इस महामारी के समय 88 वर्ष के एक बुजुर्ग को इन्होंने विधानसभा की टिकट दी है। अपनी कथनी और करनी में ऐसा सटीक अंतर आपको दूसरी पार्टियों में देखने नहीं मिलेगा। एक नंबर 2, तृणमूल कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट पहले ही जारी कर दी और अपने बहुत से सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया। ये हमारी पार्टी की इस बात पर प्रतिबद्धता दर्शाता है कि हम जन सरोकारों के मुद्दे पर जो लोग सटीक बैठते हों उनको ही लेकर पार्टी के सरकार बनाएंगे। और तीसरा ये, दीदी को चुनाव जीतने के लिए चोट का सहारा लेना, ये तो ऐसा जो लोग सोचते हैं वो मूर्खों के स्वर्ग में वास करते हैं। पिछले 10 वर्षों में जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने बंगाल में जो आमूलचूल परिवर्तन किया है, बंगाल में जो प्रगति की है, मैं आज आपके माध्यम से बंगाल और देश की जनता से ये कहना चाहता हूं, हाँ। दीदी की जो कन्याश्री योजना जिसको विश्व की प्रसिद्धि मिली, ऐसी एक योजना भाजपा का कोई मुख्यमंत्री दिखा दे कि हमारी योजना को भारत के बाहर। चलिए इसका जवाब हम लेंगे श्री रूपा जी से। जरा मैं एक बार शुद्धोदा के पास भी जाऊं। शुद्धोदा, जरा ये बताइए, इतने एग्रेसिवली अब कैंपेन आज संडे का जिस तरह से दीदी ने इस्तेमाल किया, व्हीलचेयर पर वो निकली है, इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला है और 4-4 एमपीज को बीजेपी ने उतार दिया है। भाई इस लड़ाई में कांग्रेस कहां है? जहां पे ये आपके तृणमूल वाले और भाजपा वाले, भाजपा में क्या हूं, इसको भाजपा कहना भी मुश्किल है क्योंकि आधे से ज्यादा तो तृणमूल है और उससे भी कम है आपका जो तारीख के फिल्म इंडस्ट्री के सीरियल और ये लोग। तो ये लोग तो कभी मुद्दे की बात करते नहीं है। अब देखिए नंदीग्राम की बात ले लीजिए, नंदीग्राम में दीदी गई है, जा सकती है, और हमारे तरफ से एक मिसाल के तौर से बोल रहा हूँ, संयुक्त मोर्चा के जो उम्मीदवार है मीनाक्षी मुखर्जी, नंदीग्राम में जमीन आंदोलन के सबसे बड़ा प्रतीक। अब हमारे शुभेंदु अधिकारी अपने आप को नंदीग्राम की लड़ाई के मसीहा मानते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन मोदी जी जो है वो किसान आंदोलन की बिल्कुल विरोधी है और किसान कहते हैं जी मोदी जी सारे जमीन अपने दोस्तों को बेचना चाहते हैं। अब नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक अवस्थान क्या है? बाकी पेट्रोल के प्राइस बोलिए, खाद के प्राइस बोलिए, महंगाई बोलिए, रोजगार खोना बोलिए, सब तो है ही। इसके ऊपर 4 चांद लगा दिया आपके नंदीग्राम में ये जमीन का सवाल। तो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक अवस्थान क्या है? वो अगर नंदीग्राम के किसान के पक्ष में है तो मोदी जी के पक्ष में नहीं हो सकते, अगर मोदी जी के पक्ष में है तो किसान के पक्ष में नहीं हो सकते। तो वो किसान के पक्ष में है या किसान के प्रतिपक्ष में? मेरा सवाल ये था कि इस लड़ाई में कांग्रेस कहां है? चलिए किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस क्या कर रही है? अरे अब यही तो सारे बातें कांग्रेस उठा रही है, वाम मोर्चे उठा रहे हैं। और आप देख लेना आज तो आप तो पता लग गया भाजपा को, जो भाजपा का जो मेन ऑपोजिशन होने का दावा था, एक अफवाह तंत्र का, एक वो विकास के ये आया है अफवाह तंत्र और कुछ नहीं, जिनके पास अब तो उम्मीदवार नहीं है, जो मतलब क्या कहूं मैं, अपने केंद्रीय मंत्री तक को 63 लोगों के बीच में अपने मंत्री तक को तीनों के आपके उतार दिया। अब 4 फेज में, बाकी 4 फेज में होते थे लेकिन 18 सांसद भी उतर जाएंगे। ना इनके पास पानी है, ना इनके पास घड़ा है, मोदी के पैसे है और अफवाह तंत्र है, उससे ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। संजय शर्मा सच्चाई बहुत कड़वी है बंगाल के टीएमसी से। मेरी साउंड वापस पैचअप करवाइए कनेक्शन। जी संजय जी आपकी आवाज आ रही है हम तक। मैं जरा श्री रूपा जी आपके पास आना चाहूंगा। आज जो बातें बोली है ममता बनर्जी ने ये भी बोला है कि षड्यंत्रकारी जो हैं वो कहीं अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाएं, इसलिए मेरे को हालांकि डॉक्टर्स ने रेस्ट के लिए बोला था 1 हफ्ते, लेकिन मैं मैदान में आई हूं क्योंकि वो सफल ना हो जाए। देखिए पीसी के साथ षड्यंत्र तो किसी ने नहीं किया, ये तो चुनाव आयोग ने अभी दे दिया है, रिपोर्ट पेश हो गई है जिसमें देख रही है कि एक दुर्घटना था छोटी सी
और उसके जरिए दीदी को चोट लगी है। अब दीदी खुद पहले दिन बोली कि उनको 4-5 लोगों ने धक्के पोली को किया है। दीदी ने कही कि उसके ऊपर षड्यंत्र हुई है। तो ये तो कहने वाली बात है ना, जो जनता देख रही है, बंगाल की जनता जो देख रही है, उससे समझ आ रही है कि दीदी को चोट लगी है, एक दुर्घटना घटी है, जिसके लिए हमने उनका स्वास्थ्य कामना की है। और हम चाहते हैं कि दीदी जल्दी से जल्दी बैटलफील्ड में उतार जाए, जो उन्होंने उतार गई है। आज व्हील चेयर में बेशक उतार गई है, लेकिन वो मैदान में उतार गई है। तो ऐसा ही होना चाहिए। इसमें बड़ी विषय क्या है, किसने षड्यंत्र किया? ये षड्यंत्र की बात जो है वो दीदी जी ने बोल रही है। ये तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के नाम लेके षड्यंत्र की बात किया है, लेकिन आज दूध की दूध पानी की पानी हो गया है, क्योंकि आज चुनाव आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट आ गई है, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, क्लियर हो गया बात। संजय जी जवाब देंगे आप इस पे? भाजपा डिफेंस में है ना ऑफेंस में है? जी भाजपा एक विशाल कंफ्यूजन में है। भाजपा इस पूरे मुद्दे को समझ नहीं पा रही है कि बंगाल में उनको करना क्या है और करना क्या चाहिए। दीदी को जैसे ही चोट लगी, दीदी ने तो भाजपा का नाम लिया नहीं, इन लोगों ने उसको नौटंकी बताना शुरू कर दिया। अब एक दिन बाद में इनके ग्राउंड रिपोर्ट ये आती है कि दीदी के प्रति आपने विरुद्ध में जो आचरण किया है और दीदी के इस चोट के जो मखौल आपने उड़ाया है, पब्लिक नेगेटिव हो गई है। तब इन्होंने दूसरे चीजों का बात, दूसरी बातें करने शुरू कर दी। मैं आपसे मैं आपसे एक बात दीदी जी ने खुद ही बोली कि उनके ऊपर धक्का दिया है, पूरे एपिसोड। अब देखिए, आप इनको समझाइए, ये बीच में डिस्टर्ब ना करिए। जब कह रही थी तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया। चलिए आप बोलिए। फिर बोलेंगे कि हमको है। असल में ग्राउंड रियलिटी क्या है मैं आपको बताऊं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि नंदीग्राम की जो लड़ाई है, नंदीग्राम की लड़ाई में दीदी के साथ जो शुभेंदु अधिकारी जी हैं, उनको दीदी ने ही राजनीति में आगे बढ़ाया, मंत्री बनाया, कद्दावर नेता बनाया, उनके पिताजी को सांसद बनाया, उनके एक भाई को सांसद बनाया, उनके एक भाई को दीघा की जो नगर पालिका है उसका, कांथी नगर पालिका का चेयरमैन बनाया, उनके तमाम रिश्तेदारों को अच्छी अच्छी जगह दी, और ये शुभेंदु अधिकारी ने राजनीतिक हक के नाम पर यह सब प्राप्त किया। फिर जब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए जब ये लोग दीदी के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगे और अनर्गल बात करने लगे। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव है, इस बार का जो चुनाव है, तृणमूल कांग्रेस विकास के नाम पे लड़ रही है, धर्म के नाम पर? क्योंकि अब हिंदू कार्ड भी ममता बनर्जी ने खेलना शुरू कर दिया, और आज जो वो रैली कर रही थी, रोड शो कर रही थी, उसमें उनके साथ काफी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी नजर आ रहे थे। तो फिर इन चीजों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? मैं इस मुद्दे पर दो बातें कहना चाहूं। एक तो 100% ये चुनाव दीदी की तरफ से, तृणमूल पार्टी की तरफ से और मामाटी मानुस की तरफ से विकास के नाम पर ही लड़ा जाएगा। और विकास का जो असली मुद्दा है, बंगाल में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और ये ग्राउंड रियलिटी जब आप बंगाल में आपके कैमरा में घूमेंगे आप खुद देख पाएंगे। नंबर 2, धर्म की बात आते हैं। भाजपा वाले एक लंबे अरसे से दीदी के विरुद्ध प्रचार करते आ रहे हैं, कुत्सित प्रचार करते हैं। 3 साल पहले की एक घटना बताता हूं। हम कुछ कार्यकर्ता दीदी से मिले और दीदी को हमने कहा कि ये भाजपा वाले जो आपके विरुद्ध धार्मिक भावनाएं लोगों की भड़का रहे हैं, इस पर हमें करना चाहिए। दीदी ने मुझे 2 बात समझाई जो आज की राजनीति के दौर में सबसे सच्ची बात है। दीदी ने कहा, देखो धर्म अपनी जगह है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस में यह चीज लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म हो नहीं सकता, और दूसरे को दुखी करने के सिवा कोई अधर्म नहीं हो सकता। ये चीज हमें गांठ बांध लेनी है और हम इस पर चलते हैं। फिर दीदी ने एक बात और कही कि जो धर्म पर चलता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म पर जो चलता है धर्म उसकी रक्षा स्वयं करता है। हमारी दीदी हर समय हम सभी के लिए, देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बंगाल का जो वार्षिक आयोजन है, दुर्गोत्सव का आयोजन, आप पता करिए इस दुर्गोत्सव के आयोजन में जननेत्री दीदी ममता बनर्जी जब से सरकार में आई है, लगभग 35,000 पूजा कमेटियों को अनुदान देती आई है, जो गत वर्ष बढ़कर 50,000 प्रति पूजा कमेटी को अनुदान देती आई है। गंगा सागर जो तीर्थ है कोलकाता के बिल्कुल पास, एक समय कहा जाता था कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वहां इतनी अव्यवस्थाएं थी
लेकिन दीदी ने पूरे गंगा सागर धाम को, चलिए इसका ऐसा जवाब हम सुंदर शुद्धो सजाया है बनर्जी जी से ले लेते हर- हैं। बनर्जी हर साहब, जगह पर- जिस हर तरह से जगह पर खड़गपुर में हम दीदी की भीड़ देख प्रशंसा रहे हो हैं, अमित शाह वहां पर आने वाले हैं, और आज जो हमने दीदी के साथ देखा है, वो व्हील चेयर पे निकली थी, भारी भीड़ वहां पर भी नजर आ रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें आपके माथे पे जरूर आती होंगी कांग्रेस के। कहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे देखिए, कोई भी बड़ा नेता है तो भीड़ आ जाते हैं, लेकिन भीड़ से ही अगर चुनाव जीता जाता है तो पश्चिम बंगाल में जो बड़े बड़े दुर्गा पूजा होते हैं वहां पे बहुत भीड़ होती है। उनके जो कमेटी के प्रेसिडेंट है उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अभी हम तस्वीर दिखा भीड़ से रहे कुछ हैं, तय- शुद्धोदा अभी एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें अमित शाह खड़गपुर में है और आगे पीछे इतनी भीड़ है लोगों की। तो क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ भीड़ शामिल होने के लिए आती है, वो वोट में तब्दील नहीं होती क्या? जनाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, हर जगह पे इतनी भीड़ थी। क्या हुआ? वहां पे सारे हिंदू लोग थे, कोई मुसलमान प्रधान तो प्रदेश है नहीं। तो नतीजा क्या हुआ? तो आप आंख, और दूसरी बात, एक मैं, जबकि मुझे बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, देखिए हमारे बंगाल धर्म के ऊपर कुछ गड़बड़िया नहीं होता है। आप अभी ममता दीदी के बारे में बोल रहे हैं तो उनके साथ मुस्लिम धर्म गुरु है, इसका मैं खंडन करता हूं, क्योंकि उनके साथ एक सिख धर्म गुरु भी थे, एक बौद्ध धर्म गुरु भी थे, एक हिंदू धर्म गुरु भी थे, एक सर्वधर्म समभाव की बात है। तो कृपया सिर्फ एक मुसलमान वाली बात करके बंगाल के लोगों को विभाजन करने का कोशिश कोई ना करे, इसका मैं खंडन करता हूं। आज एक पेपर में फोटो आया मोदी जी के, पीटीआई ने इशू किया था कल, वो उनका वो उम्मीदवार चयन समिति के बैठक में, वो बड़े आश्चर्य होकर देख रहे हैं, मतलब बंगाल के भाजपा और बंगाल के आरएसएस के तरफ, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे जनसंघ के प्राण पुरुष के जो आपका पितृभूमि है, जो भूमिपुत्र है, उस बंगाल में आरएसएस ने इतने साल में अपने टीम ही नहीं बना पाए। भाजपा वाले सारे तृणमूल से लोगों को लाके टिकट में नाम दे दिया और अपने ऊपर केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी चुनाव में खड़ा कर दिया। तो मोदी जी का दृष्टि भी ये बात थी, ये चल क्या रहा है भाई? ऊपर से आप मुझे बोल रहे हो कि 19 मीटिंग मुझे गर्मी के अंदर मुझे जाके वहां करना पड़े, वो भी उम्र हो गया है, 70 साल हो गया है, कोरोना काल में उनसे 19 मीटिंग क्यों करवा रहे हो भाई? तो अल्टीमेटली बात यह है, अफवाह तंत्र है। हाँ, 3 चीज को हम डरते हैं, मनी पावर, मैनिपुलेशन पावर थ्रू सीबीआई, ईडी और फेक मीडिया पावर। अगर इस पर टिक के कोई जनतंत्र में सरकार बनाना चाहती है तब ये समझना पड़ेगा जनतंत्र के अंदर कोई खामी है। लेकिन जो इतिहास गवाह है, ऐसे लोग जहां जहां भी जाते हैं, ठग जहां जहां भी जाते हैं, उनको जनता वहां से भगा देती है। श्री रूपा जी, जवाब दीजिए। जो बातें यहाँ गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं शुद्धोदा, और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं रोड शो करते हुए, वो कह रहे हैं कि भीड़ तंत्र है और साथ ही साथ अफवाह तंत्र। वो कह रहे हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, बंगाल की जनता दिल से तृणमूल सरकार के नकार चुके हैं। आप देखिएगा कि इनके सरकार में लोग कहते हैं, जनता कहते हैं, मैं नहीं कहती हूं कि ये काटमानी का सरकार है, ये सिंडिकेट की सरकार है। और लोगों ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना, छोटी सी सामान्य नागरिक जो कि एक अनुदान लेके अपना घर बनाना चाहते हैं, उसमें भी कटमानी लेके, शौचालय बनाने के, इज्जत घर बनाने के पैसे से कटमानी लेके जिस तरह से तृणमूल सरकार बर्बाद किए हैं, लूट मचा रखे हैं पश्चिम बंगाल में, ये पूरा जनता, पश्चिम बंगाल की जनता जानते हैं, आज सारे भारत के जनता देखते हैं। आज बंगाल की जो चुनाव है, ये चुनाव देखने के लिए पूरे भारतवर्ष के हर राज्यों के लोग आज देख रहे हैं उत्साह के साथ कि पश्चिम बंगाल की ये सिंडिकेट की सरकार को किस तरह से भाजपा यहां से निकाल के एक नई सरकार। पर ये आरोप जो है संजय जी ने नहीं लगाए हैं, ये आरोप तो शुद्धो बनर्जी लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगा रही है, उनको भी तो जवाब दीजिए ना। ये कांग्रेस पार्टी के जो विषय है, मोदी जी ने ये कहा था कांग्रेस मुक्त भारत करना है, और आज आपने देखा कांग्रेस मुक्त बांग्ला हो गया। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कांग्रेस को केवल 2 सीट मिले। यहाँ पे कांग्रेस और सीपीएम की जो गठबंधन है, वो गठबंधन की पर लोगों की, जनता की जो फेथ है, जो विश्वास है, कंप्लीटली छोड़ चुके हैं। बातें पर कर रही है, बड़े-बड़े बातें कांग्रेस मुक्त बंगाल हो गया है। शुद्धो बनर्जी जी, कांग्रेस मुक्त बंगाल की बात कर रही हैं। इनके पास कुल मिला के 3 विधायक है, हमारे पास 44 विधायक। आप बोलो मेन अपोजिशन कौन होता है? अब जहां तक ये बोल रहे कांग्रेस मुक्त भारत, अब पंजाब से तो भाजपा, पर इस बार तो 200 प्लस की बात कर रही है बीजेपी।
अरे वो तो दिल्ली में भी तो 70 में 65 पार की बात किए थे अमित शाह ने, उसके बाद क्या मिला? श्रीरूपा मित्तल चौधरी वगैरह जो है ये सब हाल फिलहाल भाजपा में ज्वाइन किया है, इनको ना आरएसएस का पता है ना भाजपा को भी पता है, आके वो रटे हुए चीज बोल देते हैं। फिर अब बोलो ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड हो क्या बंगाल के बाहर है? क्या बंगाल विश्व की बड़ा बाहर है? जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, उनका उम्मीदवार देने के लिए यहाँ पे लोग नहीं है, इधर उधर से चोरी करके जो फेंक देते हैं उसको उठा के और बाकी सांसद और केंद्रीय मंत्री को लाके उम्मीदवार की जगह पे खड़ा करना पड़ता है। अगर सवाल पूछे तो जवाब दे नहीं पाएंगे, भाजपा के काम के बारे में पूछेंगे पूछेंगे कांग्रेस भारत। अरे भाई आप 8 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है, बंगाल के लिए क्या क्या उन्होंने जरा बता तो दीजिए। एक आयुष्मान योजना जो अपने आप में स्कैम है, उसको लेकर तो ज्यादा दिन बात नहीं चल सकती है, वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है 40%। आपके पास इशू क्या है? क्या लोगों को क्या मतलब झूठी दिलासा के सिवा आपके पास देने के लिए है क्या? चलिए हम श्री रूपा जी से जवाब लेंगे इसका, श्री रूपा जी से जवाब लेंगे, लेकिन संजय जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये जो 4 एमपीज अब बीजेपी ने उतार दिए हैं इस बार चुनावी मैदान में, नहीं लगता आपको कि पूरी तैयारी के साथ बीजेपी भी इस बार आ रही है और जो 200 प्लस की बात कर रही है उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो ये कि जो 4 एमपीओ को उतारना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके पास वास्तव में ग्राउंड लेवल में कोई लीडर है नहीं, इसलिए एमपीओ को इनको मजबूरन उतारना पड़ा। एक आज इनका कैलकाटा का कोई एमएलए जिनको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कैंडिडेट, उसने आज ही कहा है कि मैं चुनाव में नहीं खड़ा होऊंगा। ये अप्रस्तुत हैं चुनाव के लिए, वास्तविक तौर पर ये प्रस्तुत नहीं है और अभी भी दूसरी पार्टी से लोगों के टूटने का वेट कर रहे हैं। नंबर 2, श्री रूपा जी ने कहा, संजय जी पर ये तो आप भी करते हैं ना, फिल्म स्टार्स जो हैं एक के बाद एक नया नाम हर रोज हमने देखने को मिला जो कि कैंडिडेट बनाया है आपने। वो सिर्फ उनका चेहरा चूंकि होता है, उसका इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस भी करती है और ये शुरुआत बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस ने की एक तरह से। नहीं, बंगाल में उसके पहले भी आते रहे हैं और हमने उन्हीं फिल्म अदाकारों को, उन्हीं फिल्म स्टार्स को अवसर दिया है जो वास्तव में जनता के लिए करना चाहते हैं और मां माटी मानुष के लिए करना चाहते हैं। और आप देखेंगे तो पाएंगे हमारे जो भी स्टार्स जीते हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए रिमार्केबल काम कर रहे हैं, चाहे वो सांसद हो या वो किसी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से जीते हो। मैं एक चीज अलग हटके कहता हूं, भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, विविधता में एकता ही हमारी पहचान है जो सारे विश्व में भारत को गुरु के रूप में स्थापित करती है। भाजपा कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, कभी किसी और मुक्त भारत की बात करती है। हम बंगाल में तृणमूल पार्टी, हम किसी भी विचारधारा के वैसे खिलाफ नहीं है कि इनसे मुक्त भारत हो। हमारी विभिन्न मतभेद, विभिन्न विचारों वाली पार्टियां हैं, सभी विचारों वाली। नहीं, पर जब प्रोग्रेस की बात आप करते हो, विकास की बात करते हो, तो बीजेपी पूछती है ये सवाल आपसे कि बुआ भतीजा तोलाबाजी, इसके अलावा हुआ क्या बंगाल में? विकास के नाम पर क्या हुआ? सीधे सीधे सवाल करती है। मैं एक चीज आपको ये बताता हूं, देखिए इसमें एक बात बहुत गंभीरता से आप सुनिएगा और सभी लोग सुनिएगा। हमारे 10 साल में जन नेत्री दीदी ममता बनर्जी के सरकार में आने के बाद हम 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर अभी हमने बंगाल के एक घरों में वो रिपोर्ट कार्ड पहुंचाए हैं। उसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, आवासन से लेकर गरीबी उन्मूलन तक, कन्याश्री से लेकर युवश्री तक, समाज के हर वर्ग के लोगों को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है और उनको लाभ पहुंचाया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2011 में जो बंगाल का राजस्व था, आज उससे 3 से 4 गुना की वृद्धि हो चुकी है और सरकार के हर विभागों में हमने उसी अनुपात में 3 से 4 गुना की वृद्धि हर विभाग में हुई है। बनर्जी साहब, इसका जवाब दीजिए आप जरा। बनर्जी साहब, जो बातें संजय जी गिना रहे हैं, क्या 10 सालों में ये सब कुछ हुआ है टीएमसी के राज में? हाँ, संजय जी के जो राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड है 10 साल में जो हुआ है उस पर भी मेरा कुछ सवाल है। सीरियसली, इससे पहले बंगाल से चुने सांसद, विधायक, मंत्री भ्रष्टाचार के केस में जेल नहीं गए थे। इतने बड़ी तादाद में सांसद, विधायक, नेता शासक दल की सीबीआई, ईडी के ऑफिस में जाके उनको हाजिरी लगाना नहीं पड़ता था। ये 10 साल में जो आरएसएस नहीं कर पाए, जो मोदी जी नहीं कर पाए, वो दीदी ने 5 साल के अंदर 3 विधायक से भाजपा के लिए 18 सांसद बिल्कुल तैयार करके आरएसएस के सामने पेश की। रिपोर्ट कार्ड की जो ये सारी चीजें हैं, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, इतना ज्यादा आपका लॉलेसनेस कभी नहीं हुई है। तो इसके पीछे क्या राज है, जरा संजय जी कृपया बताएंगे दर्शकों को। भाई साहब आपको स्मरण होना चाहिए, मुसलमानों को तो आपको भरपूर वोट दिया था, भरपूर वोट डाला था आपने। भाजपा को
रोक क्यों नहीं पाए? क्यों संजय जी, भाजपा जवाब इतने दीजिए। बढ़ोतरी बना ली? मैं श्री रूपा जी के पास जाऊं उससे पहले संजय जी जरा जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा है, पिछले 10 वर्षों में बंगाल में आमूलचूल विकास का काम हुआ है। हर विभाग ने बेहतर तरक्कियां की। और ये जो बात करें कि भाजपा को आगे बढ़ाने का, शारदा नारदा ये सब बताइए, जेल जाना, हाँ, सांसद विधायक। अच्छा, ये शारदा की बात भी बहुत रोमांचक है। देखिए, शारदा शुरू हुआ वामफ्रंट सरकार के समय में, और 2011 तक वामफ्रंट सरकार के लोगों के नेतृत्व में शारदा फला फूला। अभी चूंकि 2011 में हमारी गवर्नमेंट आई, 2011 में हमारी गवर्नमेंट, 2011 में, आप मेरी बात तो सुनिए। चलिए, ये विषय जो है बहुत बड़ा है कि किसने क्या किया, उस पर हम बात करेंगे। जरा श्री रूपा जी आपके पास आना चाहूंगा। हमने बात किया था इमोशनल जो प्रचार कैंपेन शुरू किया ममता बनर्जी ने, क्या उससे घबराहट हो रही है? क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे षड्यंत्रकारी बताया, तो निशाना उनका बीजेपी पर ही है। तो क्या कहीं ना कहीं बेचैनी हो रही? क्योंकि अब वो उन्होंने कह दिया मैं पूरे प्रदेश में एक तरह से व्हीलचेयर पर ही घूमने वाली हूं। देखिए, हम तो नहीं कह रहे हैं। जब चोट लगी थी दीदी को, पहला दिन उन्होंने खुद ही बोली कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ, उनको 4-5 लोगों ने उनके ऊपर चोट पहुंचाया, इस तरह से बात दीदी ने कही। अगले दिन दीदी का बयान आई, जब हॉस्पिटल से उन्होंने बोला, तब उनकी बयान बदल गई। उसके बाद उन्होंने व्हील चेयर में मूवमेंट शुरू किया है। हमें उनको देख के लगता है, हम तो टीवी में उनको देख रहे हैं कि उनके अंदर घबराहट है, और ये दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जनता के ऊपर जो गालियां पहले बरसाई हैं उन्होंने भाजपा के ऊपर, जो जय श्री राम को नारा लेके उन्होंने प्रोग्राम था, उसको उठ के उन्होंने गुस्सा हो गई है। वो जो उनकी मूड थी, आज मुझे देखा कि वो मूड बिल्कुल नहीं है। वो कैसे घबराहट में है, कहीं खोए है, और वो इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता की नहीं, अगर वो घबराहट में है तो 4 एमपीज को बीजेपी को क्यों उतारना पड़ गया? ये संजय जी ने सीधे सीधे सवाल उठाया है, इसका जवाब दे दीजिए उनको। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो चुनाव है, ये चुनाव कोई छोटी केंद्रीय चुनाव नहीं मंत्री है, हैं, एमपीज हैं, सेंटर में हैं, उनको स्टेट में क्यों लाना पड़ रहा है? ये चुनाव इतना सिग्निफिकेंट हो चुके हैं कि इस चुनाव में भाजपा के जो कर्मशैली जिसके अंदर है, वो सारे बंगाल की लोग वो इस चुनाव में भाग लेके इसको बहुत बढ़िया से फाइट करके वो पश्चिम बंगाल में नई सरकार, परिवर्तन का सरकार बनाएंगे। इसके लिए हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बैठे हैं, और उन्होंने तय किया है कि बंगाल के जो जुझारू नेता है वो सब इस चुनाव में भाग ले, और ये ना सोचे कि ये विधानसभा है, लोकसभा है, क्योंकि किसी भी जन नेता के लिए, किसी जन नेत्री के लिए ये तकमा बड़ी नहीं होता है। चलिए, एक करके शुद्धता, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। श्री रूपा जी जो बात करी बिल्कुल सही बात है। अगर उनके पास नरेंद्र मोदी जैसे स्टार कैंपेनर हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, उसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष हैं, तो ये सब अगर वो उतार रहे हैं, और अगर वो सेंटर के लोगों यानी 4 एमपीज को उतार रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। मैं बोल रहा हूं, ये सारे इनका जो सैलानी है, ये सबको उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हर जगह उन्होंने उतारा है। इनके पास और कुछ है नहीं। उसके बाद नतीजा क्या हो हमें पता है। दूसरी बात है, जिनके पास 3 विधायक है वो 200 पार की बात करे, ये मतलब क्या कहूं, ये प्रलाप छोड़कर और तो कुछ मैं नहीं कह सकता हूं। बात रही तीसरी, श्री रूपा जी को कुछ भी कहिए, श्री रूपा जी सिर्फ क्या करेंगे, पीछी भाइयों की आलोचना। देखिए, चुनाव हम भी लड़ते हैं, एक हद तक आप दूसरे का आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक शासक दल है केंद्र की, तब आप बताइए तो सही आपका योजना क्या है। आपका योजना पॉजिटिव बात बताइए कि अगर शुभेंदु के साथ अभिषेक बनर्जी का लड़ाई है, वो पार्टी के अंदरूनी लड़ाई है। लोग भाजपा को क्यों वोट देंगे? शुभेंदु को तो भाजपा बनाए नहीं। अगर मास्टर मोशे रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के साथ बेचारा बंदा की लड़ाई है, वो तृणमूल के अंदरूनी लड़ाई है, उसके कारण लोग भाजपा को क्यों वोट देंगे, ये तो मुझे पता ही नहीं लगता। दूसरी बात है धार्मिक मेरुकरण की बात है। 1940 से आरएसएस यही बात कह रहे हैं, कहते कहते कुछ नहीं कर पाए। अब पता नहीं एक कॉर्पोरेट मीडिया के नेक्सस के चलते मोदी जी सत्ता में आ गए, बाकी कोई मूलभूत बात तो है ही नहीं।
अब मोदी जी के सबसे बड़े जो प्रतिबद्धता है वो है कॉर्पोरेट के पास, उसके बाद प्रतिबद्धता है धार्मिक मेरुकरण के पास, उसके बाद प्रतिबद्धता है अपने दोस्तों के पास। तो इसमें आरएसएस कहाँ है और श्री मित्रा चौधरी की बातें कहाँ है? सिर्फ और किसी की आलोचना करके कांग्रेस मुक्त भारत का चलिए हमने आप सबकी बात सुन ली, वक्त थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया श्री रूपा मित्रा चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय शर्मा जी और शुद्धो बनर्जी, आप देखना होगा 27 तारीख को पहला फेज का चुनाव होना है। किस तरह से 2 तारीख को जो नतीजे हैं वो साफ करेंगे। अभी तो बंगाल की चुनावी जंग की शुरुआत हुई है, आखिरी राउंड की वोटिंग होने में अभी 45 दिन है। जाहिर है अभी कई कार्ड खेले जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से पैर में लगी चोट को इमोशन से जोड़कर लोगों तक पहुंचाने का जरिया बना दिया है, उसका तोड़ निकालना बीजेपी के लिए शायद आसान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी संगठन वाली पार्टी है, बीजेपी के पास प्रधानमंत्री अमित शाह जैसे रणनीतिकार और कैंपेनर हैं, तो ये कहीं से भी बीजेपी कम नजर नहीं आती। और इस वक्त आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में एक रोड शो निकाल रहे हैं और ये रोड शो हरिभवन से मलांचा पेट्रोल पंप तक निकाला जा रहा है। रोड शो में अमित शाह के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और खड़गपुर सदर से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं एक्टर हिरेन चटर्जी भी हैं। आपको बता दें खड़गपुर ममता बनर्जी के गढ़ में रहा है, लेकिन अमित शाह के रोड शो में जिस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं, आप देखें चारों तरफ जहां जहां आपकी नजर जा रही है, हर तरफ बीजेपी के झंडे लहराते लोग कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और अमित शाह हाथ हिला हिलाकर अभिवादन लोगों का स्वीकार कर रहे हैं। आज हमने देखा ममता बनर्जी ने इमोशनल कार्ड खेला, उन्होंने एक रोड शो किया, व्हीलचेयर पर वो थी और लेकिन अब असम का दौरा करके पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के खड़गपुर गृह मंत्री अमित शाह, स्टार कैंपेनर बीजेपी के। और जिस तरह की भीड़ उमड़ी है और इससे कहीं ना कहीं जो बात बीजेपी कह रही है 200 प्लस, उस आप देखना होगा कि ये जो भीड़ है क्या ये वोट में तब्दील होती है। आप तस्वीरों में देखिए, जहां तक आपकी नजर जाए वहां आपको हर तरफ जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है और एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। दिलीप घोष और हिरेन चटर्जी जो यहां से कैंडिडेट हैं खड़गपुर सदर से, वो भी इस ट्रक पर सवार हैं और ये भीड़ कहीं ना कहीं माथे पर दीदी के चिंता की लकीरें जरूर लेकर आए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं अमित शाह और आप देख रहे हैं किस तरह से रोड शो के जरिए एक तरह का ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। और ये जवाब है ममता बनर्जी को। आज उन्होंने जिस तरह से व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार किया, उन्होंने कहा कि अब पूरा प्रदेश वो व्हील चेयर पर घूमेंगी। उन्होंने कहा कि घायल शेर स्वस्थ शेर से ज़्यादा खतरनाक होता है और मैंने बहुत दर्द सहा है, बहुत चोटें मैंने खाई हैं, लेकिन मेरे लिए प्रदेश सबसे ऊपर है। और अब उसका जवाब देते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। आप देखिए भारी भीड़ उमड़ी है, हरिभवन से पेट्रोल पंप तक ये रोड शो निकलेगा अमित शाह का और ये लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खड़गपुर से, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अमित शाह पहुंचे। काफी बिजी शेड्यूल था उनका, आज असम का दौरा उन्होंने किया और असम के बाद अब वो पहुंचे हैं खड़गपुर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खड़गपुर की। तो बंगाल की इस बड़ी सियासी हलचल की तस्वीरें आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अब रुख करना होगा मुंबई का। एंटीलिया केस में एक बड़ा अपडेट है, दिखाएंगी मेरी सहयोगी ज्योति मिश्रा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।